नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए। शांति काल में पढ़ा हुआ एक एक शब्द आप लोगों को बहुत आगे ले जाने वाला होता है, क्योंकि ये जो शांति काल है ना, इसमें आप लोगों के दिमाग में अतिरिक्त तनाव दबाव कुछ भी नहीं होता। इस समय आप जितना पढ़ोगे वो याद होगा। और एक एग्जाम के पास वाले जो सिचुएशन होती है, जितना पढ़ते तो ऐसा लगता है जैसे भूल गए। इस समय जितना पढ़ोगे उतना काम आएगा और यही आप लोगों को एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंस देगा। और जब तैयारी अभी करोगे और व्यवस्थित करोगे तभी तो एग्जाम में झंडे गाड़ पाओगे। तो जितने कोशिश करना कि नियमित रह सको उतने रहना। शादी ब्याह फंक्शन कई सारी चीजें जो है आती रहेगी जाती रहेंगे और अपनी तैयारी लेकिन चलती रहनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। आज अपन एशिया का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और विश्व भारत जीके के अंदर अपन जो है क्लास नंबर 4, चौथी क्लास है, क्लास नंबर 4 है और एशिया का अपन पार्ट पढ़ने वाले हैं 3। ठीक है, पार्ट 3 है। पार्ट 3 के बाद में एक पार्ट 4 भी दूंगा। इस बार मैंने सोचा है कि बहुत बढ़िया आप लोगों को तबीयत से डिटेल में अच्छी जानकारी दी जाए। पिछली बार भी अच्छी दी थी वैसे, कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी इस बार एक्स्ट्रा है, काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा है, तो इन्हें पेन वगैरह आप लोगों को साथ साथ चलानी पड़ेगी। आज जो अपन स्पेशली पढ़ने वाले हैं, कुछ देश, एशिया के प्रमुख देश और उनकी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, जिनको डेली डेली जैसे क्लास आए याद करते हुए चले जाना। फिर भी डिटेल में देने के बाद भी मैं इतना कहूंगा आप लोगों को कि वह जानकारी शामिल की है, वह कंटेंट है जो आप बहुत अच्छी तरीके से दोहरान कर सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, एक तो एशिया के जापान देश से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो जापान की आज कम से कम 3-4 स्लाइड है ना, जापान से बहुत बनते हैं। यदि इंडिया की स्लाइड में बढ़ाने जाऊं तो इंडिया की तो बढ़ जाए पूरी, क्योंकि इंडिया तो अपन को डिटेल में पढ़ना ही है, इसलिए इंडिया को मैंने शॉर्ट में ही लिया है इस क्लास के अंदर कि हाँ अपन डिटेल में इंडिया को वैसे भी पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं, भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं, अफवाह पढ़ने वाले हैं, जलवायु पढ़ने वाले हैं, सभी कुछ पढ़ेंगे। तो चले करें शुरुआत। ठीक है टावरों, चलो आगे बढ़ा। देखो सब पहली पहल ध्यान रखना है कि अपर एशिया के मायने है नहीं 11 स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध जानो, यानी कि जो स्थलबद्ध देश का मतलब है जो समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं, वो स्थल है, उनके द्वीप वगैरह नहीं है, वो जो है कैसे है, भूभाग वाले क्षेत्र है, वो 11 देश है। इनमें आ जाते हैं आप लोगों के, देखो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, अजरबैजान, ये सारे जो है स्थलबद्ध देश है। इसमें ज्यादा के पीछे जो है स्थान लगा हुआ है, तो आप लोगों को पहचान करने में आसानी हो जाएगी कि ये वाले जो देश है आप लोगों को ध्यान रखना है। और स्थान से आप ध्यान रखें कि ये स्थलबद्ध देश है। क्या ध्यान रखना है, स्थल है यानी कि, है ना। और लाओस वगैरह थोड़ी सी, अजरबैजान, लाओस, भूटान, ये थोड़ी सी आप लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे कि ये है। ठीक है, नेपाल वगैरह। चलिए, यानी कि ये समुद्री सीमा नहीं बनाते, स्थलबद्ध देश है। अब देखो एशिया के 5 बड़े नगर जो है वो ध्यान रख लेंगे आप। टोक्यो आ गया अपने जापान का, संघाई आ गया चीन का, इंडिया के आ गए अपने कोलकाता और मुंबई, और इसके अलावा एक सियोल और ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 5 बड़े नगर हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, टोक्यो, संघाई, कोलकाता, मुंबई और सियोल। याद रह जाएंगे, टोक्यो, संघाई, कोलकाता, मुंबई और सियोल। हो गए याद। अरे ये तो यही तो अजूबा है, करिश्मा हो गया कि ज्यादा कोई एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा और याद हो गया। आंख बंद करके बोलो, देखे याद हो गया कि टोक्यो से शुरू करो। ठीक है, टोक्यो, संघाई, कोलकाता, मुंबई और सियोल। अरे वाह, यही तो प्रभाव है यहां की क्लास का, हाथों हाथ चीजें याद। अब भैया आइए अपने भारतवर्ष देश पे। अब भारत में बहुत सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, वैसे भी आर्यव्रत कहा जाता है इसे, राजा भरत के नाम पे इनका नाम भारत है, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे फिर भी इन शॉर्ट जो है कंटेंट के अंदर आपको फिर भी चीज दे दी गई। यहाँ एक तो मैप देख लेना, वैसे नहीं भी देखोगे ना चलेगा। भारत का जीके जब शुरू होगा तो मैं बहुत सारी डिटेल करवाने वाला हूं। ये ध्यान रखें कि अब भाई साहब अपने भारतीय जो है ना बाजी मार गए किसमें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में चीन को पछाड़ लिया अपन ने चीन को पछाड़ लिया है सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। अब भारत नंबर 1 है। ठीक है, इस मामले में एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर भी इसमें ही है, लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है ये, 1.3 किलोमीटर ये लंबा है, लगभग 1300 मीटर। सर्वाधिक कृषि वाला देश भी अपना भारत ही है, कृषि भूमि वाला, सर्वाधिक कृषि भूमि वाला देश भी अपना भारत है। ठीक है, और भी डिटेल बहुत सारी है, तो वो जैसे गन्ना उत्पादक देश में अग्रणी रहता है वगैरह वगैरह बहुत सारी। लेकिन अभी इतना आपने को डिटेल भारत के मामले में आप निश्चिंत रहो कि हाँ
आप लोगों को और डिटेल मिलने वाली है। अब और तो देखोगे तो फिर देखो यहाँ पे इसके जो है अरब सागर है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और फिर इसके पड़ोसी देश आ जाएंगे सारे के सारे, और इसका समुद्री पड़ोसी देश आ जाएंगे, सामुद्रिक सीमा आ जाएगी, स्थलीय सीमा आ जाएगी, तो बहुत सारी डिटेल है। फिर भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं वगैरह। अब देखो इन देशों में विशेषताएं जो मैं बता रहा हूं वो याद रह जाए आप लोगों को तो अच्छी बात है। हर देश की जो है आप लोग ज्यादा डिटेल नहीं याद कर पाते, हर देश की अपने को मिट्टियां मिट्टियां ये याद नहीं करनी है ना, क्योंकि सभी में विभिन्नताएं पाई जाती है और इतनी चीजें याद रहती नहीं है और इतनी पूछता ही नहीं है एग्जामिनर। इतनी एशिया के मान लीजिए हर देश की आप लोगों को मृदा या जलवायु या ऐसी चीजें नहीं पूछता है, मुख्य मुख्य चीजें जो पूछता है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखो मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया कि सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं उसमें जापान से बनते हैं। सबसे ज्यादा सवाल किससे बनते हैं? जापान से। जापान एक द्वीपीय देश है। जापान कैसा है? द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है। अब द्वीपीय देश का मतलब है कि इसके अंदर लगभग 3900 द्वीपों का समूह है। ये 3900 छोटे मोटे द्वीप है जिसमें से 4 बड़े द्वीप है। इसमें से 4 बड़े द्वीप है। कंटेंट बाद में पढ़ने की कोशिश करना, मुझे सुनना है, साथ साथ सुनोगे नहीं तो याद नहीं होगा। होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु, बस इनके 2 क्रम याद करने। होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु। ठीक है, होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु। यदि यहाँ मैप पे आओगे तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे ना अपन, तो होकिडो आता है सबसे उत्तर में। ठीक है, होकिडो के बाद में आता है ये होन्शु, होन्शु के बाद में आता है शिकोंकू। ठीक है, ये शिकोंकू, और फिर इसके बाद में आता है यहाँ पे क्यूशु। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम भी पूछा जाता है। होकिडो से शुरू करो, होकिडो से। ठीक है, होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु, ये तो डायरेक्ट ही मैंने बोला है वैसे का वैसे ही है ये। होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु, डायरेक्ट याद होगा। अब जब आप लोगों को इनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटा पूछे तो इस होन्शु को ऊपर ले जाना, मतलब बोलने के मामले में, और होकिडो को उसके नीचे ले आना बस। तो यहाँ पे देखो मैं सीधा आप लोगों को लाता हूं, यहाँ इस लाइन पे आओ। द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है जो मैंने बोला, वही होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को करना है एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें आप करोगे ना, इन दोनों को यहाँ पे चेंज नहीं करना, यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को यहां से कर दोगे तो किसी में आएगा अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटे में। बड़े से छोटे में करोगे तो होन्शु को आगे लाओ, होकिडो को पीछे ले जाओ। फिर यहां से जो है क्यूशु को आगे लाओ, शिकोंकू को पीछे ले जाओ, शिकोंकू को पीछे। दोनों को जो है ऐसे कर लेना। इसी तरीके से मैंने सेट करके यहाँ पे दिया आप लोगों को, ये कि याद आ जाए। याद क्या करना आपको, सिर्फ ऐसे करना, होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु। क्या याद करना है? होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु। फिर जब अवरोही क्रम पूछे तो होकिडो और होन्शु का क्रम बदल दो, शिकोंकू और क्यूशु का क्रम बदल दो। हो गए आप लोगों को याद? हो गए याद? देखो शिकोंकू और क्यूशु का बदला। अब देखो होकिडो, यहां से होन्शु, होकिडो, क्यूशु, शिकोंकू, होन्शु, होकिडो, क्यूशु, शिकोंकू। अब इसको याद करना थोड़ा कठिन होता है, ये जल्दी याद होता है। होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु, होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु। मैंने इतनी बार 5 बार बोल दिया है, जिसको याद नहीं होता वो भी उसमें दिन रात को जब सोएगा ना वो विद्यार्थी है, आप में से कोई भी बॉयज या गर्ल्स, जब रात को सोएंगे तो फिर आप लोगों के दिमाग में ये लाइन आएगी, होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यही मेरे दिमाग में क्यों घूम रहा है। कई बार अपन कोई गाना सुन लेते हैं तो फिर बाद में जो है अपन कहीं भी खाली समय में बैठे होते तो वो गाना अपने आप गुनगुनाने लगते हैं अपन, क्योंकि वो सुनी हुई चीज याद रह जाती है। ऐसे कैसे आपको क्या याद रहेगा आज, होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु। अब इतनी बार बोला है इसीलिए ताकि याद हो जाए। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों के क्रम बदलने, और अवरोही भी याद हो गया, उत्तर से दक्षिण भी याद हो गया। फिर भी याद नहीं हो टाबरो तो और दियोड़ो मैप पूरो को पूरो। ठीक है, मैप के अनुसार भी थे याद कर सको। यूं हल्ली चीज मतलब याद कराने के माए की एफर्ट नहीं हो सके, अब बात है मान लियो। अब देखो ये 3900 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है, और ये प्रशांत महासागर में एशिया के पूर्वी तट पर, ये ऐसे लिखा है ना, एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अब एशिया का आप लोगों को मैप बताया, तब भी बताया था आप लोगों को, विश्व का मैप बताया तब भी बताया कि पूर्वी तट पे है। ठीक है, एशिया के पूर्वी तट पे है, और प्रशांत महासागर में देखोगे तो पश्चिमी आ जाएगा। इसे निप्पन के नाम से जानते हैं। इसको जापानी भाषा में क्या कहा जाता है, निप्पन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सूर्योदय का देश। जिसका मतलब क्या होता है, सूर्योदय का देश होता है। इसका अर्थ क्या होता है, सूर्योदय का देश। याद हो गई इतनी चीज, आगे आओ। ये कोरिया से सुसीमा जल संधि से अलग होता है। क्या याद रखोगे, ये कोरिया से सुसीमा जल संधि से ये अलग होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके इस तरफ है कोरिया,
ये देखो साउथ कोरिया, और ये यहाँ पे इसके बीच में जो जल संधि पाई जाती है वो सुसीमा जल संधि है, जिससे ये अलग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी, याद रख लेना। ये चापाकार है। चापाकार यानी कि चाप किसे बोलते हैं? धनुष को। ठीक है, चाप किसे बोलते हैं? ये चाप काटते हैं ना अपन, तो ये चाप, कई जना कहते हैं गुरुजी दिल्ली में मिलती है बहुत बढ़िया चाप, तो खाने की चाप, वो सोया चाप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये चापाकार यानी कि धनुषाकार है। क्या? धनुषाकार भी कह सकते हैं, धनुषाकार भी कह सकते हैं। ये चापाकार है। इसमें 4 बड़े द्वीप है। कौन से? दिमाग में आ गई लाइन? हाँ वही, होकिडो, होन्सु, शिकोंकु, क्यूसु। याद रहेगा भैया, क्रम भूलोगे तो नहीं, आवाज गारंटी है। अब ये अवरोही क्रम भी बता दिया। जापान की सर्वाधिक जनसंख्या जो है ना, वो होन्सु द्वीप पर निवास करती है। क्यों निवास करती है? क्योंकि साइज के अनुसार भी देखोगे तो होन्सु सबसे बड़ा है। होन्सु कौन सा है? ये यहां से लगा के भाई साहब, और ये यहां तक जो है आप लोगों के होन्सु ही है, पूरा का पूरा, है ना, होन्सु ही है। यहां तक भी नहीं, ये यहां से लगा के, और ये पूरा यहां से जुड़ा हुआ है, ये यहां तक जो है। अब ज्यादातर जनसंख्या इस पे ही निवास करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा ही इतना है ना, होन्सु सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इसके होन्सु द्वीप पर निवास करती है। ये ध्यान रखना, होन्सु पे निवास करती है। ठीक है, इसकी देख लो राजधानी भी होन्सु पे आ रही है, क्योटो भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अभी बहुत सारी जानकारियां अपने को जाननी बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो अपन आगे बढ़े। मैप को ढंग से देखना, सारे मैप शामिल किए हैं, तो इनको साथ साथ में पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, और मैप को ध्यान से देखने से क्या पता चलेगा? आसपास कौन से है, क्या चीज है। जैसे कि ये देखो, सी ऑफ ओखोटस्क, तो ये पूछते हैं ओखोटस्क सागर का है। सी ऑफ जापान, ईस्ट सी भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, ईस्ट चाइना सी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ये जो मैप है इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जापान के अंदर एक प्रमुख ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ये शांत ज्वालामुखी है। ये कैसा है? शांत प्रकृति का ज्वालामुखी है। अब इसमें 3 तरह के होते हैं, शांत होते हैं, सुसुप्त होते हैं, और एक सक्रिय होते हैं। सक्रिय में लगातार फायरिंग चलती रहती है, यानी कि वो जो है उसमें से लावा निकलता रहता है। सुसुप्त एक बार निकला है, उसके बाद में शांत हो गए, वापस निकल सकता है, शांत निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी स्थित है, ये ध्यान रखना है। वैसे जापान के अंदर कुल 192 से भी अधिक ज्वालामुखी है, जिसमें से 52 सक्रिय है, जिसमें से 52 सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जापान देश ऐसा है, यहाँ के लोग इतने कर्मठ है कि ये मान के चलते हैं, यहाँ भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। इस कारण जापान के अंदर ज्वालामुखी इतने हैं, यहाँ की प्लेट इसकी ऐसी है कि यहाँ पे इतने सारे ज्वालामुखी आते हैं कि यहाँ के लोग ये मान के चलते हैं कि सुबह तो अपन जा रहे हैं यहाँ से ऑफिस, शाम को वापस आके घर बनाना है। लकड़ी के घर होते हैं ज्यादातर, फटाफट से तैयार हो जाते हैं। क्या अपन आएंगे जब तक जो है घर वापस टूटा हुआ मिलेगा, भूकंप आ गया तो क्या वापस आके घर बनाना है। इतने कर्मठ होते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी आप देखो बहुत बेहतरीन होती है, जापान की टेक्नोलॉजी, है ना, क्योंकि कर्मठ बहुत है लोगों के अंदर, मतलब आलस नहीं है इसके अंदर। ये देखो ना कितने जंग लड़ते हैं एक तरीके से, और इतने ज्वालामुखी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी की धरती कहा जाता है। ज्वालामुखी की धरती कह दिया जाता है इसे, इतने सारे ज्वालामुखी है यहाँ पे। ठीक है, जापान के प्रमुख मैदान यदि पूछे आप लोगों को, ये पूछते भी है क्वांटो का मैदान कहाँ है, इस तरीके से मैच करने वाले सवाल आएंगे। जब पूरा अपन विश्व के सारे महाद्वीप पढ़ लेंगे, फिर आप लोगों के पास में डेटा ही डेटा होगा। अभी तो क्या शुरुआत हुई है ना, तो चीजें याद रहेगी, लेकिन धीरे धीरे रिवीजन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। फिर भूलोगे कि क्वांटो का मैदान कहां बताया था, है, फिर ऑस्ट्रेलिया के जैसे डाउन्स घास के मैदान आ जाएंगे, वो कहां बताए थे, पंपास कहां बताए, सेलवास कहां बताए, इस तरीके से फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। साथ साथ में इसीलिए मैं कह रहा हूं याद करते चलो, फिर बाद में रिवीजन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। देखो इसमें क्वांटो का मैदान, इशिकारी, नोबी, सेंटाओ, सुकुशी, इचिको, किताकामी आदि। अब मैंने इतने नाम बोले तो ऐसे लग रहा है जैसे मुझे जापानी भाषा भी आती है। कैसे? क्वांटो, इशिकारी, नोबी, सेंटाओ, सुकुशी, इचिको, किताकामी। तो ये जापानी बोलते हैं। जापानी कोरियाई मूवी कभी देखना, उसी लैंग्वेज में कभी देखना, तो आप लोगों को लगेगा अभी मैंने जो पंक्ति जैसे जिस तरीके को किया, हाँ इसी तरीके से बोलते हैं। तो इसी के नाम ही ऐसे हैं, इसलिए इसी तरीके से बोले जाते हैं। अब जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। अब देखो मैनचेस्टर, वैसे मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड का शहर है, ये याद रखना मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है?
मैनचेस्टर प्रसिद्ध है सूती वस्त्रों के लिए। किस लिए? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। ठीक है, इसीलिए जो है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर जहां भी आएगा यानी कि वहां पे सूती वस्त्रों पे बहुत अच्छा काम किया जाता है, सूती वस्त्र का उत्पादन अच्छा होता है। जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर देखें कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी। तो इसी तरीके से जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैनचेस्टर जो है अपने, ये जापान का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है ओसाका को, और ओसाका को ही क्या कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसी को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। पूर्व का क्यों? क्योंकि जापान है ही कहां? पूर्व में है, एशिया के पूर्व में है, इसीलिए इसे सूर्योदय की धरती भी कहते हैं, क्योंकि सूरज कहां से उगता है? पूर्व से उगता है। सारी चीजें आपको सुननी है ध्यान से और उसके अनुसार याद करनी है। ठीक है ब्रो? देखो, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? नगोया शहर को कहा जाता है। अब डेट्राइट आया तो फिर वापस दिमाग में आता है कि डेट्राइट क्यों प्रसिद्ध है? तो डेट्राइट अमेरिका का शहर है जो मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी मोटर कार उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है नगोया इसका, इसलिए इसको जापान का डेट्राइट कहते हैं। डेट्राइट किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर कार के लिए। तो देखो, आप लोग डायरेक्ट चीजें याद तो करते हो, एक टीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि वो चीज को एक्सप्लेन करके बता देता है कि ये है तो क्यों है, इसीलिए शिक्षक की आवश्यकता है, नहीं तो आवश्यकता है ही नहीं। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को क्लास इसीलिए देखनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 बड़े शहरों पे परमाणु बम गिरा है। देखो, जापान के लोग, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कितने कर्मठ है, इनके अंदर जिजीविसा कितनी है। जिजीविसा यानी जीवन जीने की इच्छा, यह कितनी है? परमाणु बम गिरे हैं, परमाणु बम का परिणाम दुर्गामी होता है। कई सालों बाद तक जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके अंदर भी विकृतियां देखने को मिलती है। तो इसके परिणाम कितने दूरगामी है। फिर भी देखो, इनके अंदर जिजीविसा कितनी है कि ये लड़ते हैं। यहां के 2 बड़े शहरों पे परमाणु बम गिराए गए, जिसमें से 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नगर पे गिराया था। इसका नाम पूछ सकते हैं, यहां कौन सा बम गिरा था? तो हिरोशिमा पे गिराया था लिटिल बॉय नाम का बम। कौन सा गिराया था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया था फैटमैन। नागासाकी शहर पर कौन सा गिराया था? फैटमैन गिराया था। और हिरोशिमा पे गिराया था लिटिल बॉय। 6 अगस्त और 9 अगस्त। सन कौन सा है? 1945। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये चीजें भी पूछी जाती है। यहां पे आप लोग जो है ये देख लो, ये रहा नागासाकी, ये रहा आप लोगों के नागासाकी। ठीक है, तो ये यहां पे कौन सा गिराया था? नागासाकी पे फैटमैन गिराया था। नागासाकी पे कौन सा गिराया था? फैटमैन गिराया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। और हिरोशिमा पे कौन सा गिराया था? लिटिल बॉय। हिरोशिमा दिख रहा है, ये रहा आप लोगों को, देखो ये यहां नहीं दिख रहा होगा, ये रहा हिरोशिमा और ये नागासाकी। ठीक है, तो हिरोशिमा पे कौन सा? लिटिल बॉय, और नागासाकी पे फैटमैन नाम का बम गिराया गया था। तो ये ध्यान रखना, परमाणु बम। आगे बढ़ते हैं। जापान की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है एक यहां पे, जो क्या कहलाती है? जो कहलाती है फोसा मैग्ना ब्रंस घाटी। वो क्या कहलाती है? फोसा मैग्ना ब्रंस घाटी कहलाती है। जापान की क्या है? ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है, और ये फोसा मैग्ना के नाम से जानी जाती है। डायरेक्ट भी प्रश्न बना लेना कि फोसा मैग्ना का संबंध कौन से उससे है, या फिर कूट वाले भी देते हैं कि ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वतों की श्रेणी है, या ये जो है बंदरगाहों की श्रेणी है, कैसे भी लैंग्वेज बना के, तो आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा तो करके आ जाओगे। जापान विश्व में सर्वाधिक जलयान निर्मित करने वाला देश है भैया। जलयान यानी कि जहाज निर्मित करने वाला देश जापान विश्व में नंबर 1 पे आता है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग के यहां पे आप रेलवे जोड़ देना। सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन जापान के अंदर है, सिकन नामक स्थान पे, और लगभग 53.85 किलोमीटर लंबी है ये, यानी कि लगभग 54 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी सुरंग है, इतनी लंबी सुरंग है। अभी अपने एक नाम पढ़ा था, पता है? ओसाका। ओसाका से क्योटो, ओसाका से क्योटो तक अधिकतर द्रुतगामी जो रेलें चलती है ना, कौन सी? द्रुतगामी रेलें चलती है, ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स जिनको आप कहते हो। यहां पे देखोगे तो इनके ओसाका से लेके क्योटो तक जो है बहुत जबरदस्त मात्रा में ये ट्रेनें चलती है। अब देखो, ये इस मैप से भी आप लोगों को काफी चीजें और क्लियर होगी। ये होकिडो, ये होन्सु, ये शिकोकु और क्यूसु। अब क्या होगा, इससे ये कलरफुल हो गया ना, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पे जैसे कि आप लोगों के कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने बता दिया वैसे,
लेकिन फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसमें क्या है, आपको बड़ा छोटा भी याद रहेगा बहुत अच्छी तरीके से। और इसमें बाकी और भी जैसे कि खास खास चीजें भी है, जैसे कि ये देखो टोक्यो, इसकी राजधानी, किसकी राजधानी, जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो। ठीक है, तो ये टोक्यो कौन से द्वीप पे, ये पूछ सकते हैं, तो होन्शु द्वीप पे है। नगोया कौन से द्वीप पे, होन्शु पे है। ठीक है, ओसाका कौन से द्वीप पे है, होन्शु पे। हिरोशिमा भी होन्शु पे। नागासाकी कौन से द्वीप पे है, तो क्यूशु पे है। ठीक है, और ये यहाँ पे शिकोंकू दे रखा है। तो ये इसीलिए आप लोगों के क्या है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है और ये चीजें आप लोगों को यहां से पढ़ लेनी है। ठीक है, चलिए ले भाई, चलो टाबरो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, जापान का छोटे कारखानों का शहर किसे कहा जाता है, क्योटो नगर को कहा जाता है छोटे कारखानों का शहर। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा, ये होन्शु। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ जापान की राजधानी क्योटो भी है, फ्यूजियामा भी है, और माउंट असामा जो ज्वालामुखी है, माउंट असामा भी, माउंट असामा भी क्या है, ज्वालामुखी है। देखो ये यहाँ पे दे भी रखा है इधर, इसमें मैंने पढ़ा था अभी, माउंट असामा भी क्या है, ज्वालामुखी है। वो भी आप लोगों को ध्यान देना है। देखो कहीं दिख रहा है आप लोगों को माउंट असामा, अभी मैं जब मैंने स्लाइड्स तैयार की तब मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा था, मैं क्या, हाँ ये रहा माउंट असामा, या फिर शायद मैं वो मैप वाली बुक देख रहा था उसके अंदर देखा होगा मुझे। ठीक है, लेक बीवा वगैरह ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, कोची कहाँ है, अब कोची कई जने कहें कि इंडिया के अंदर है, तो यही कोची यहाँ पे भी है। ठीक है, मियाजाकी भी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए माउंट फूजी ये दे रखा, माउंट फूजी यहाँ पे है। ठीक है, माउंट फूजी ये रहा। चलो और चलो आगे देखते हैं अभी और। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे अपन, जापान की लगभग 80% जनसंख्या का निवास करती है होन्शु द्वीप पे करती है। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी। जापान के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, तो अकेशी पर्वत श्रेणी, काईगाने पर्वत, हिदा पर्वत, यारिगा शिखर, ओनटेक, नोरिकुरा और चाकुसी, ये सारे जो है इसके प्रमुख पर्वत है। अब ये सारी चीजें जो है मैंने लास्ट टाइम नहीं करवाई थी, इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि इस बार आप लोगों के लिए लेवल अप करके ही चल रहे हैं, क्योंकि कई बार टाबरों ने भ्रम हो जाएगा, गुरु जी इनफ है क्या, मैं पूछ लिया करें। तो ये सवाल आप अपने आप से पूछना, अपने आप से पूछना कि हाँ इनफ है या नहीं है। मैं मेरी तरफ से वह सारी चीज करवा रहा हूं जो आप अच्छे से दोहरान करके याद कर सको और बाकी हर विद्यार्थी से आगे रह सको। जो यहां से नहीं पढ़ रहे उनसे सबसे आप आगे रहोगे, ये आप लोगों के लिए इतना तो प्रबंध मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो टाबरो। जापान में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मेरे को बहुत सारे प्रश्न दिखते हैं जापान से। अब आते हैं चीन। चीन इनकी सारे की एक स्लाइड ली है मैंने, क्योंकि इनमें ज्यादा प्रश्न नहीं है। ठीक है, चीन की राजधानी कौन सी है, बीजिंग है। और भाषा यहाँ कौन सी चलती है, मंडारिन और वू। कौन सी भाषा चलती है, मंडारिन और वू। चीनी भाषा अपन कहते हैं ना चीनी, वो चीनी मंडारिन है एक्चुअल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी सीमा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसकी सीमा सर्वाधिक स्थल देशों से लगती है। इसकी सीमा सर्वाधिक स्थलीय देशों से लगती है और 16 संख्या कितनी है, 16 देशों से लगती है इसकी सीमा। कितने देशों से, 16 देशों से लगती है। ठीक है, कौन कौन से देश ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद रहे भी कौन। प्रमुख पहाड़ियां, पर्वत और पठार कौन कौन से, देखो कैलाश पर्वत, कुनलुन पर्वत, हिग्गन पर्वत, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, आर्डोस का पठार, यूनान का पठार, लोएस। लोएस तो पठार की एक श्रेणी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी लोएस प्रकार की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अपन। अब आप लोग कहोगे गुरुजी मैप छोटा दिख रहा है, चिंता मत करो, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसको बड़ा करके भी दिया है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को कौन सी चीज कैसे देनी है, तो जब जैसे जैसे पीडीएफ साझा होगी तो आप लोगों के पास में बेस्ट कलेक्शन होगा विद मैप विद नोट्स, और इतना शानदार रिवीजन आप कर लोगे। और साथ ही साथ इस बार तो क्या करेंगे कि क्लास, अपनी वेबसाइट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो वहां पे जो है वेबसाइट के वहां पे जैसे क्लास का जहां पे आप लोगों को लिंक दिखेगा, क्लास दिखेगी, वहां फ्री वीडियो कोर्स नाम से अलग ही पेज बना हुआ है उसमें, तो उसी के साथ में उसके नीचे पीडीएफ भी अटैच करवा देंगे। तो और ही सुविधा आप लोगों के, सेव करने की जरूरत नहीं। जब भी क्लास देखी आप लोगों को डायरेक्ट पीडीएफ देखनी है, डायरेक्ट देखोगे। वहां टेलीग्राम में क्या कि गुम हो जाती है कई बार। देखो मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि जितना आप लोग प्रेम दिखाओगे ना, मैं उतनी ही आप लोगों के लिए सुविधा करता चला जाऊंगा। और जब शुरू किया था तब से लगाकर अब तक कोई जुड़ा हुआ है तो उससे पूछना कि क्या वाकई सर स्टार्ट से कह रहे थे वे चीजें करते हुए आ रहे हैं या नहीं, और सर ने जो चीजें मुहिम शुरू की है उनमें कितनी वृद्धि हुई है, तब आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तब आप लोगों को पता चलेगा ओरिजिनल चीजें। ठीक है, चलिए
अब खूब हो गई खुद की तारीफ। चलिए वापस आते हैं क्लास पे। प्रमुख मैदान और बेसिन कौन कौन से हैं इसमें? तो इसमें देखो सद्दाम नहीं, सैदाम बेसिन। कौन सा? सैदाम बेसिन। सैदाम बेसिन, तारिम बेसिन, जुगेरियन बेसिन, गोबी का बेसिन है और मंचूरियाई मैदान है। मंचूरियाई मैदान इस तरफ है, क्यों कहते हैं मंचूरियन। क्या मंचूरियन खाओ ना, गोभी मंचूरियन। तो देखो गोभी का मरुस्थल भी है और मंचूरियन का मैदान भी है। बताओ कहीं नाम उनसे ही तो नहीं लिया? गोभी मंचूरियन, तो मंगोलिया के अंदर तो गोभी का मंचूरियन, अरे गोभी का मंचूरियन क्या है, गोभी का मरुस्थल है और यहाँ पे चाइना के अंदर मंचूरियन का मैदान है। अरे बताओ, भूख लगी मेरे को भी। चलो किंग कौन, ये याद रह जाएंगे, ये भूलोगे नहीं। इसे 40 शताब्दियों के कृषकों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कृषक बहुत ज्यादा मात्रा में है और लगभग 4000 सालों से जो है यहाँ पे खेती का बहुत बड़ा इतिहास मिलता है। तो इसलिए 40 शताब्दियों के कृषकों के नाम से जानता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, तो अकालों का देश भी कहा जाता है इसे। अकाल बहुत ज्यादा पड़े हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ रेशम, कपास, तंबाकू और क्या चाय का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है, यानी कि अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है यहाँ पे। इसीलिए तो रेशम दर्रा वगैरह वो पढ़ते हैं अपन। एशियाई देशों में चीन सर्वाधिक खनिज संपन्न देश है। एशियाई देशों के अंदर सबसे ज्यादा खनिज संपन्न देश है। यदि कोयला भंडार की बात करें तो कोयला भंडार की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पे है और उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पे। कोयले की बात करें तो भंडार की दृष्टि से तो दूसरे स्थान पे और उत्पादन की दृष्टि से ये पहले स्थान पे आता है। और इसका संघाई जो शहर है ना, संघाई, वो चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। अब बताओ मैनचेस्टर किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। यानी कि ये संघाई शहर जो है ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीन के अंदर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो टालो, अब इसके आते हैं अपन मैप पे। अब देखो ये मैप देखो, अब देखो ये है तिब्बत का पठार वाला क्षेत्र, यहाँ पे हिमालयन रेंज आ गई, यहाँ लासा क्षेत्र है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है गोंगासान। क्या नाम है? गोंगासान पर्वत है। यहाँ पे अल्टसान है, अल्टूनसान। कौन सा? अल्टूनसान। यहाँ कुनलुन श्रेणी आ गई। ये रहा तारिम बेसिन। तो इनकी दिशाएं भी पूछी जा सकती है। ये मंचूरियन का मैदान आ गया आप लोगों के, मंचूरियन का मैदान। ये इसकी राजधानी बीजिंग, यहाँ पे है इसकी राजधानी बीजिंग है ये, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद करनी है। ये येलो रिवर है जिसे हांगहो रिवर कहते हो ना, ये येलो रिवर है जो येलो सी में जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें ये ध्यान रखनी। इसके यदि यूं पूछ ले जैसे कि दक्षिण पश्चिम में स्थित द्वीप कौन सा है? ये ताइवान है। यहाँ पे ये देखो ताइवान, ठीक है। साउथ चाइना सी है यहाँ पे। तो इन चीजों को, मैप को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में ये तो मतलब मैंने अभी क्या बोला? दक्षिण पश्चिम बोला है क्या? दक्षिण पूर्व। और इसके उत्तर पश्चिम में तिएनशान का पठार है, ठीक है। पीक पोबेडा भी यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे ये जो है ताइवान कौन सी दिशा में है? ये है दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व में, और ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है। चलिए, तो ये मैप का आप बाद में अच्छे से स्टडी करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक देश आ गया है पाकिस्तान। ले, और जीके में पढ़ानो भी पढ़ा जाना, पढ़ा नहीं तो पाकिस्तान में पढ़ा तो कौन? क्यों गुरुजी? क्योंकि मुझे वह देश बिल्कुल पसंद नहीं है जो आतंक फैलाने की शिक्षा देता हो। मुझे वह देश बिल्कुल पसंद नहीं है जो पड़ोसी देश पर पुलवामा जैसे अटैक करवाता हो। मुझे वह देश बिल्कुल पसंद नहीं है जो हथियारबंद लोगों को जो है घुसपैठ करवाता हो, जो 26/11 जैसे हमले करवाता हो सकता है कि उसके अंदर भी कुछ लोग अच्छे रहते हो, लेकिन जिसकी हरकतें नापाक हो। पाक का मतलब क्या होता है पता है? पाक, जो पाकिस्तान के अंदर पाक शब्द लिखा है ना, उसका मतलब होता है पवित्र। पाक मतलब पवित्र, लेकिन इन्होंने तो कोई चीज छोड़ी नहीं है। काले एक टावर मन कह दियो, मैं कहो कि काला पर्वत ऐसे याद रख लेना कि पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि वहां के लोगों का दिल काला है। तो गुरुजी आप पढ़ा दे अच्छे, लेकिन आपको यह नहीं कहना था। तो देखो, जब तुम भारत में रहकर पाकिस्तान के बारे में ये चीज कही हुई के लिए भी मुझे दोषी ठहरा दो या गलत ठहरा दो, तो भाई मेरा तो ऐसा है, वो तो आप लोगों को देखना है कि आपकी क्या भावनाएं हैं। मेरा तो ऐसा है कि मेरा देश प्रेम है ना सिर्फ और सिर्फ मेरे भारत के प्रति है। मैं इज्जत सारी कंट्री की करता हूं, एक पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि इसके लक्षण ही ऐसे हैं। इस पाकिस्तान के लक्षण ही ऐसे हैं। पुलवामा अटैक, अभी वो कौन सा अटैक किया था? पहलगाम अटैक। देखते हैं आप कहां से आए वो आतंकवादी, कहां शिक्षा दी गई उन्हें, क्यों दी गई शिक्षा? 26/11 जैसे हमले, संसद हमला, बहुत सारे कितने उदाहरण है। क्या इन सब हमलों के अंदर इंडिया ने कोई पहल की थी? नहीं।
क्या इंडिया ने आतंकवादी भेजे कभी पाकिस्तान के अंदर बढ़ा के? नहीं। तो जब आपको भारत में रहकर उसके प्रति सहानुभूति लगे और लगे कि गुरुजी ने यहाँ पे तो है पाकिस्तान के यार ऐसे कह के और गलत कहा, तो भैया यहाँ है कि इस मामले में मेरी सोच नहीं बदलेगी, चाहे मैं गलत हूं, भले मैं गलत हूं, ठीक है, आपकी नजरों में भले ही गलत हूं, लेकिन इस मामले में सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि जो आतंक को पना देता है, जो विश्व के अंदर जो है कहीं भी आतंकी घटनाएं करवा सकता है, उस देश के प्रति मेरी इज्जत नहीं हो सकती। और इज्जत होगी कहां से? इसका नक्शा देखो। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, वैसे मेरी स्कूल में भी पढ़ाता रहता हूं, जो मैप वाली जो आपने अपने बुक आती है वो मैंने आप लोगों को कहा था, तो मैंने स्कूल में भी इन लोगों को बच्चों को पढ़ाया। और जैसे इस मैप के अंदर मैंने बच्चों को बताया, बच्चों मैं नहीं बताऊंगा लेकिन आप लोग बताओ कि ये नक्शा जो है कैसी आकृति लग रही है आप लोगों को। ये मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि कौन से देश की है, मैंने बताया आप इमेजिन करके बताओ, आपके मन में भी वही चीज आ रही है कि ये आकृति यदि देखें आप, आधी आंख बंद करके देखो कि आप लोगों को कैसी आकृति दिख रही है। उन्होंने कहा कि इसकी आकृति, जो बच्चों ने कहा कि इसकी आकृति जो है सर कुत्ते जैसी है। कैसी है? कुत्ते जैसी है। मैं क्या, अरे यार कुत्ते की बेइज्जती मत करो, कुत्ता तो वफादार होता है, और यहां से तो आतंकवादी आते। फिर मैंने बताया कि ये पाकिस्तान है, फिर उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान है। बच्चों का रिएक्शन सेम वही, हंसने लगे सारे। तो देखो लक्षण है तो भले थे। अगर इस मामले में यदि मुझे गलत कहते हो तो भैया हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी राय इस मामले में नहीं बदलेगी, ठीक है। लो भले थे, चाहो तो पढ़ लीजिए, भले मत पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो राजधानी हिंगी, मैं तो कह रही हूँ वो तो पढ़ाना है कि सवाल बन जाए, अगर इन वास्ते नहीं तो मैं पढ़ा दो भी नहीं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, भाषा है इसमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची चलती है। 14 अगस्त 1947 को इसे अंग्रेजों से आजादी मिली। ये एक इस्लामिक राष्ट्र है जिसका संवैधानिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। देखो विश्व के अंदर बहुत सारे देश इस्लामिक है, लेकिन सिर्फ एक यही ऐसा है जिसके लक्षण ऐसे हैं, जिस वजह से मुझे इतनी बात आप लोगों को कहनी पड़ी। वो भी एक बच्चे ने कल कमेंट किया था, इसलिए बाकी सारी इस्लामिक कंट्रियां हैं ये ना। अफगानिस्तान देख लो, भारत के हमेशा सपोर्ट में रहता है और भारत भी उसका सपोर्ट करता है। दूसरे भी सारी कंट्रियां देखो, मोस्ट ऑफ कंट्री इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर भी हर देश की, मैं कह रहा हूं हर देश की इज्जत करता हूं मैं बहुत ज्यादा, ठीक है, एक को छोड़ के बस। प्रमुख पर्वत व पठार सुलेमान, किरतर, काला पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, पोतवार और बलूचिस्तान का पठार है इसके अंदर। इसकी हिंदुकुश श्रेणी जो है इसके अंदर खैबर दर्रा है। इसकी हिंदुकुश श्रेणी में कौन सा है? खैबर दर्रा है। और किरतर श्रेणी में गोमल और बोलन दर्रे हैं, वो गोमल और बोलन दर्रे हैं। प्रमुख मैदान कौन से हैं? सिंधु का मैदान, क्वेटा का मैदान, बन्नू का मैदान, पेशावर का मैदान, ये सारे इसके अंदर मैदान है। और इसे नहरों का देश कह दिया जाता है। क्यों? नहरें ज्यादा है। इसकी स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, जो मैंने कल भी पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक है। और सिंधु नदी पर स्थित तारबेला परियोजना है जो इसकी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, और पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद है, ठीक है। खत्म करो इस देश को फटाफट पढ़ के, चलो आगे बढ़ते हैं। और तो जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज हो जाए अभी तो बढ़िया है। इसका मैप आप लोग देख लेना, आप लोगों की इच्छा हो तो देखना, देखनी पड़ेगी इच्छा हो भले नहीं हो, क्योंकि सवाल बन गए तो इसलिए मैप आप लोग देख लेना कि कहाँ पे क्या है। जैसे रेमियार खान वगैरह ये राजस्थान के यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसमें ये बलूचिस्तान है, यहाँ पे ये ट्राइबल एरिया है, ये इस्लामाबाद है इसकी राजधानी है, ये ऊपर जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है वगैरह वगैरह, देख लेना, ठीक है। चलो अफगानिस्तान को पढ़ते हैं। अफगानिस्तान तो बढ़िया देश है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी देखो कितने बढ़िया खेलते हैं। राशिद खान को तो इंडिया में इतना प्रेम मिला है जितना शायद अफगानिस्तान में भी नहीं मिला है। पाकिस्तान ऐसा देश जो हार जाता है अंडर 19 में तो फिर मना कर देता है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इनके साथ, क्योंकि पता है कि फजीती होगी। इंडिया की टीम जो है अभी टॉप पे चल रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, भाषाएं पश्तो, डागरी और फारसी है। पश्तो, डारी और फारसी है। अफगानिस्तान में काबुलिस्तान, काबुल के आसपास का जितना क्षेत्र है वो काबुलिस्तान कहलाता है। इनकी राजधानी देखो काबुल है और इसके आसपास का क्षेत्र काबुलिस्तान कहलाता है। तो अफगानिस्तान में काबुलिस्तान सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ बलूच जनजाति अधिक देखने को मिलती है। ये जो अभी धुरंधर मूवी आई ना, इसमें बलूच वाला बहुत बताया है इनके अंदर, क्योंकि बलूच वहां पाकिस्तान में विद्रोह कर रहे हो, बलूचिस्तान अलग बनाने की देश कर रहे हैं। अब देखो बलूचिस्तान अलग बन गया तो ये बलूचिस्तान क्षेत्र अलग हो गया, पाकिस्तान पीछे बचेगा ही क्या? खत्म है पाकिस्तान तो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य हिंदुकुश पर्वत है। इनके बीच में मतलब डिवाइडिंग रेंज है एक तरीके से हिंदुकुश तो, ठीक है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था ज्यादातर ड्रग्स पे आधारित है। ड्रग्स पे आधारित इसलिए क्योंकि यहाँ अफीम ज्यादा उगाई जाती है, ओपियम। तो अफीम ज्यादा उगती है यहाँ पे, अफीम का 90% उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है, इसकी अर्थव्यवस्था जो है ड्रग्स पे ज्यादा है। यहाँ तुर्कमेन वर्ग के लोग घोड़ों के व्यापारी होते हैं। तुर्कमेन एक वर्ग है, उनके लोग जो होते हैं घोड़े के व्यापारी होते हैं। अफगानिस्तान के जाम की मीनार और बामियान घाटी दो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कौन कौन सी? जाम की मीनार और बामियान घाटी। ये जो है देखो यहाँ पे दे रखा है आप लोगों के, जैसे जामा मस्जिद हेरिटेज वगैरह ये दे रखा है यहाँ। और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो बामियान घाटी, इसका भी नक्शा मैंने बड़ा करके लिया, ये यहाँ पे आप पड़ती है बामियान घाटी। तो बामियान घाटी जो है और जाम की मीनार, ये आप लोगों के यूनेस्को विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ जाम, माइनर्स एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ जाम, तो ये दोनों इसके अंदर विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। देखो इसका नक्शा भी मैंने वापस आप लोगों के लिए बड़ा करके लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से चीजें याद हो जाए। यहाँ पे देखो ये फरारुल और हैरात की नदी भी है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गौड है, ज़ेरे झील है एक यहाँ पे, हेलमंद नदी है यहाँ पे। तो ये मैप इसीलिए मैंने लिया है कि आप लोगों को इसका स्टडी करना है अच्छी तरीके से, इसकी अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए इसके आसपास कौन से हैं, कैसे हैं देश, तो ये सारी चीजें देखेंगे आप। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भले, नहीं तो जरूरत नहीं है, पीडीएफ देवा यूं भी। अब आते हैं अपन नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी, ठीक है। तो यहाँ नेपाल के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, राजधानी क्या है इसकी? काठमांडू। भाषाएं नेपाली और मैथिली। मैथिली बिहार में भी बोली जाती है, मैथिली बिहार में भी बोली जाती है मैथिली भाषा। देखो ये भारत और चीन के मध्य बफर जोन का कार्य करता है। बफर जोन यानी कि एक प्रतिरोधी क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि एक देश है ये और एक देश है ये, इन दोनों के बीच में कोई स्टेट है, इन दोनों के बीच में कोई स्टेट है या कोई देश है, तो वो बफर जोन का काम करता है, यानी कि उसकी रक्षा करने के काम आता है। इसको बोलते हैं बफर स्टेट या बफर जोन, ठीक है। तो भारत और चीन के मध्य नेपाल एक तरीके से बफर जोन के रूप में स्थित है। इसका 3/4 हिस्सा पर्वतीय है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां जो है वो नेपाल में ही स्थित है। सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट का है नेपाल के अंदर है, अन्नपूर्णा का है नेपाल के अंदर है। तो ये ज्यादातर पर्वत चोटियां जो ऊंची है वो इसके अंदर है। प्रमुख नदियां इसके अंदर कर्णाली, घाघरा, गंडक, कोसी। अब कोसी देखो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी, लेकिन कोसी नेपाल की प्रमुख नदी है, नेपाल से आती है। यहाँ ऊर्जा शक्ति का मुख्य साधन जो है वो जलावन लकड़ी है। लगभग 60% से भी अधिक, यहाँ की जितनी ऊर्जा है उसमें 60% से भी अधिक योगदान इसका है, लगभग 68% के करीब है जलावन लकड़ी का। सबसे अधिक संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता वाला देश कौन सा है? संभावित हो है नहीं अभी, संभावित जल विद्युत उत्पादन वाला क्षमता वाला देश नेपाल है, क्योंकि ऊंची पर्वत चोटियां हैं और उनमें क्या होता है, नदियों की रफ्तार तेज होती है। तो सर्वाधिक संभावना किसकी है? जल विद्युत की, यहाँ पे नेपाल के अंदर है। ये एक गरीब देश की श्रेणी में आता है और इसकी 49% जनसंख्या अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन करती है। इसलिए देखना नेपाल सस्ता भी है। यहां से देखते हैं अपन करेंसी के मामले में भी तो घूमने जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत सस्ता पड़ता है नेपाल भारत के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या गरीबी की श्रेणी में आती है। यहाँ नेपाली, निवार, शेरपा, गोरखा और भोटिया नृ जातियां हैं, यानी कि बहुत सारी जो है जातियां हैं वो यहाँ पे निवास करती है। ये शेरपा, गोरखा वगैरह सारे के सारे यहाँ पे, इनकी बटालियन भी आप सेनाओं के नाम सुनते हैं, गोरखा बटालियन, शेरपा बटालियन, तो ये सारे यहाँ पे हैं, ये ध्यान रखना है नेपाल के अंदर। देखो नेपाल का नक्शा भी थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूं मैं। यहाँ पे इसके अंदर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये रहा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना, अन्नपूर्णा पर्वत, धौलागिरी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आप लोग देख लें नेपाल के अंदर कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं, महाकाली, शेती, कर्णाली, बेहरी, राप्ती, ये सारे क्षेत्र इसके अंदर पड़ते हैं। वहां पे कोसी क्षेत्र है, कोसी नदी वहीं से आती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरफ इंडिया है और इस तरफ चाइना है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ये देखो इन दोनों के बीच में है, इसीलिए इसको यहाँ पे बफर क्षेत्र कहा गया, बफर जोन, ठीक है, बफर जोन है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा। अगला देश है हमारा म्यांमार। क्या? म्यांमार। पहले इसका नाम क्या था? बर्मा, इसको बर्मा ही कहते थे ना। इसके अंदर देखो रंगून है, रंगून, मोरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है, ऐसे नाक में गाया हुआ एक गीत है पुराने पिक्चरों का। तो वो ऐसे नाक के अंदर ही गाया हुआ है। देखो गायिका का नाम मुझे याद नहीं है, आप लोगों को याद होगा। तो वो पिया गए रंगून वाला ये यही रंगून इसमें यही है अपने बर्मा म्यांमार के अंदर। इसकी राजधानी नेपिडो है और भाषा है बर्मी और कोरन है। भाषा है कौन सी? बर्मी और कोरन।
इसे जो है बंगाल की, इसके साथ में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर इसकी समुद्री सीमा बनाते हैं इसके साथ, ठीक है। और इसका आकार घोड़े की नाल के समान है। म्यांमार का आकार देखते हैं तो घोड़े की नाल के समान इसका आकार है। प्रमुख स्थलाकृति इसके अंदर कौन कौन सी है, स्थलाकृति यानी पर्वत पहाड़ वगैरह सारे, तो अराकान योमा पर्वत मोस्ट इंपोर्टेंट, सान का पठार, माउंट पोपा ये ज्वालामुखी है, एक माउंट पोपा ज्वालामुखी है, साल्विन नदी, इरावती नदी, शीतांग नदी, ये सब है। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की गंगा कहा जाता है इसे, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसकी माईतगी घाटी जो है उसको म्यांमार का चावल का भंडार कहते हैं, जो साल्विन और इरावती नदी के पास में पड़ता है। और ये जो दोआब क्षेत्र है ये भी चावल का कटोरा कहलाता है, ये भी चावल का कटोरा कहलाता है, चावल की ज्यादा उत्पादन होता है इसके अंदर। इसका एक प्यू शहर है, प्यू शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसका प्यू शहर है, इसको विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया है। और भारतीय इतिहास से जुड़े हुए रंगून और मांडले, यहां से जो राजनीतिक कैदी भेजे जाते थे यहाँ पे रंगून और मांडले के अंदर, तो ये मांडले जेल में अपने बाल गंगाधर तिलक साहब को भी रखा गया था। तो ये कहां है, ये पड़ता है म्यांमार के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये देख लो म्यांमार की स्थिति जो है वो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी के यहीं पे जो है आप देखेंगे तो म्यांमार है। इसके इस तरफ थाईलैंड है, फिर लाओस है, वियतनाम है, ऊपर चाइना है, यहाँ पे इंडिया है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इनके साथ ही टाबरों आज की क्लास करा पूरी, लगभग 40-45 मिनट ही मांगे मैंने आप लोगों से दिन के। और देख लो ये 40-45 मिनट में आप लोगों के पास में स्वर्णिम कलेक्शन। देश के अंदर पढ़ना क्या है यही पता नहीं चलता, एशिया के अंदर इतने देश है, इतने देशों के अंदर क्या विशेषताएं पढ़नी है पता ही नहीं चल पाता है। तो अब एशिया महाद्वीप की मात्र एक क्लास और आएगी इस सप्ताह में, पूरा एशिया महाद्वीप ही पढ़ा है। फिर क्योंकि एशिया महाद्वीप बड़ा है, देश ज्यादा है इसके अंदर, तो क्या है कि क्लास ज्यादा है। फिर अगले सप्ताह अपन अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने वाले हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया से थोड़ा कम समय लगेगा। फिर बाकी में तो मतलब 2-2 दिन की ही बात है। महाद्वीप पढ़ ली है, यानी कि मोस्ट ऑफ चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। महाद्वीप के बाद पढ़ेंगे अपन महासागर, फिर वैश्विक पवन तंत्र पढ़ने हैं, सारी चीजें याद करनी है। मैं तो ये कह रहा हूं कुछ भी अपन पीछे छोड़ेंगे नहीं, और चीजें याद करने पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। जीजीडी ऐप में आप लोगों को सभी वैकेंसी जो अभी आई हुई है उनकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी है, तो वहां से अभ्यास जरूर करें। आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।